आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस सिपाही प्रशिक्षण भोजपुर आड़ा में आयोजित नवनियुक्त सिपाही के प्रथम यूनिट टेस्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार बालक से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है, बेईमानी से डिसऑनेस्टी, इसका मतलब है इस आशय से कोई कार्य करना जो एक व्यक्ति को दोषपूर्ण लाभ या दोषपूर्ण हानि कारित कराए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण लाभ कारित कराए या फिर दोषपूर्ण हानि कारित कराए। तीसरा प्रश्न है, क्षति इंजुरी, क्षति का मतलब किसी व्यक्ति को कोई अवैध हानि पहुंचाना, शरीर में, ख्याति या संपत्ति में को या फिर मन में, शरीर की या फिर संपत्ति की या फिर मन की हानि पहुंचाता है तो वह क्षति है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन लोक सेवक नहीं है। तो इसमें स्पष्ट ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है। ऑप्शन ए, सरकारी ठेकेदार। सरकारी ठेकेदार ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, ये लोक सेवक नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें देखिए, इसमें सांसद और विधायक एमपी और एमएलए की बात अगर की जाए तो एमपी एवं एमएलए को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवक माना गया है क्योंकि वे सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। लेकिन आईपीसी की धारा 21 के 12 के 1 के तहत जो है एमपी एमएलए को लोक सेवक की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो यहाँ स्पष्ट ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है कि सरकारी ठेकेदार लोक सेवक नहीं है, तो यहाँ ये सही आंसर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता और एमपी एमएलए होता इसके सिवाय, तो वहाँ पे आंसर एमपी एमएलए भी हो सकता था, क्या कि उसको बीएनएस की तहत जो है, या फिर बोल सकते हैं पूर्व में आईपीसी के तहत जो है लोक सेवक की श्रेणी से बाहर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति, निकाय, मूर्ति या आजन्मा बच्चा या कोई कंपनी या संगम। नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार चोरी के अपराध में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डर पैदा करना। ये चोरी के अपराध में शामिल नहीं है। चोरी चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, सही है। बेईमानी से ले जाने का आशय होना चाहिए या बिना सहमति से, बिना बताए हुए, विदाउट कंसेंट के। तो इसका सही उत्तर हो गया, कौन शामिल नहीं है पूछा गया था, तो डर पैदा करना। चलिए नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, चोरी झपटमारी है अगर अपराधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसकी चल संपत्ति को छीन लेता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन लेता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, अपकर्षण, रंगदारी या एक्सटॉर्शन के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करें। गलत कथन पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 लाख से अधिक की संपत्ति की मांग करना। ये जरूरी नहीं है कि 10 लाख की संपत्ति की ही मांग की जाए। एक्सटॉर्शन में जरूरी नहीं है कि 10 लाख से अधिक की संपत्ति की ही मांग की जाएगी। जानबूझकर किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने का भय दिखाना सही है। भय में डाले गए व्यक्ति को बेईमानी से कोई संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना, ये भी सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 10 लाख से अधिक की संपत्ति की ही मांग की जाएगी एक्सटॉर्शन में। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। सभी लूट में चोरी या उद्दापन होता है, सही है। नेक्स्ट, चोरी लूट है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या स्वदोष अवरोध करने का प्रयास हो, ये भी सही है। सी है, पीड़ित अपराधी से अवश्य अपरिचित होना चाहिए। लूट में जो है
अपरिचित होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। पीड़ित अपराधी से अवश्य अपरिचित होना चाहिए, जरूरी नहीं है। परिचित होगा, उसे पहचानेगा भी, क्योंकि लूट में डरा धमका करके लूटा जाता है। डी नंबर ऑप्शन है। उद्यापन लूट है यदि अपराधी उद्यापन के समय उस व्यक्ति के पास उपस्थित हो, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीड़ित अपराधी से अवश्य अपरिचित होना चाहिए। यहाँ पे अपरिचित नहीं, परिचित होना चाहिए, यानी कि वो उसको पहचान भी सकता है, परिचित है, उसको देखा है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, डकैती में इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? डकैती, फर्स्ट ऑप्शन है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त होकर के लूटना या लूटने का प्रयत्न करना, सही है। दूसरा है तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध का भय, ये भी सही है। तीसरा है डकैती सिर्फ घर में, बैंक में या कार्यालय में हो सकती है, सड़क पर या खुले मैदान में नहीं, तो यही गलत है। डकैती जो है घर में भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, कार्यालय में भी हो सकता है, सड़क या खुले मैदान में भी हो सकता है। डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, इसके लिए दंड जो है, अगर सड़क खुले मैदान या फिर सड़क पे होती है रात्रि को, तो उसमें दंड का प्रावधान है 14 वर्ष का। नेक्स्ट डी नंबर ऑप्शन है गृहभेदन डकैती हो सकता है अगर घर के सदस्यों में मृत्यु या उपहति करने का भय पैदा हो जाए और अपराधियों की संख्या 5 या उससे अधिक हो, ये भी सही है। तो इसमें बोल रहा है कि सड़क या खुले मैदान पर नहीं, तो ये गलत है, वहाँ भी डकैती हो सकती है। सही उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बेईमानी से संपत्ति का दुर्विनियोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेईमानी से किसी दूसरे के चल संपत्ति को अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन यानी कि कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, आपराधिक न्यास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही है। कोई व्यक्ति जिसको किसी के द्वारा अपनी संपत्ति रखने की जिम्मेदारी दी गई हो और वह उसको अपने उपयोग के लिए कन्वर्ट कर लेता हो, संपरिवर्तित कर लेता हो। दूसरा, संपत्ति का उपयोग करने वाला संपत्ति के असली मालिक को जानता हो, दोनों सही है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन चुराई हुई संपत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चुराई हुई संपत्ति नहीं है। तो चुराई हुई संपत्ति कौन सी है, पहले ये देख लेते हैं। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन या फिर लूट के द्वारा या छल के द्वारा पाया गया हो, सही बात है। वह संपत्ति जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया हो, वह संपत्ति, और डी नंबर में है वह संपत्ति जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया हो, ये सभी चुराई हुई संपत्ति है। लेकिन नहीं है चोर की सारी संपत्ति जिसमें उसके परिवार के सारे सदस्य की संपत्ति भी शामिल हो, तो वो चुराई हुई संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य की संपत्ति उसमें शामिल है। 14 नंबर प्रश्न है, छल चीटिंग में शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी छल में शामिल है। किसी व्यक्ति को धोखा देना, किसी व्यक्ति के शरीर में, मन में ख्याति या संपत्ति को हानि पहुंचाना, ये भी सही है। और ऑप्शन बी में था धोखे दिए हुए व्यक्ति को बेईमानी से उसकी संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना, उकसाना, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, ए इस आशय से और यह जानते हुए कि वह बी की फसल को नुकसान करेगा, बी के खेत में मवेशी को प्रवेश करा देता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया? इसका सही उत्तर है रिष्टि या नाश, मिसचिफ। 16 नंबर प्रश्न है, आपराधिक अतिचार तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति पर
प्रवेश करता है एवं उसका आशय है डराना हो या फिर कोई अपराध करना हो, अपमानित या फिर परेशान करना हो, आपराधिक अत्याचार कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, डराना हो, कोई अपराध कराना हो, अपमानित करना हो या परेशान करना हो। 17 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। आपराधिक अभित्रास किसी व्यक्ति के संपत्ति को, ख्याति को, शरीर की क्षति पहुंचा करके डराना होता है, ना कि धार्मिक स्तर पर धर्म को। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, गलत है। 18 नंबर प्रश्न है, मानहानि इनसे कारित नहीं हो सकती है। मानहानि शब्द से हो सकता है, मानहानि संकेतों के द्वारा हो सकता है इशारा करके, या फिर दृश्य रूपनों के द्वारा। दृश्य रूपन हो गया चित्र या फिर ग्राफ या फिर डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत करके, ये भी हो सकता है, लेकिन किसी के बारे में बुरा सोचकर नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार संसूचना इनके माध्यम से नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है, कैमरा के माध्यम से हो सकता है, लेकिन भौतिक कागजात के माध्यम से नहीं हो सकती है। 20 नंबर प्रश्न है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में शामिल है कोई भी संचार उपकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी, जिसका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सके, दूसरा तलाशी एवं जब्ती के लिए हो सके, तीसरा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, कोई पुलिस ऑफिसर संज्ञेय अपराध होने पर, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 22 नंबर प्रश्न है, किसी पुलिस ऑफिसर को असंज्ञेय अपराध होने पर, इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। बिना वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, और गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी आवश्यक है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या पुलिस नहीं कर सकती है। क्या पुलिस नहीं कर सकती है? पुलिस अनुसंधान कर सकती है, पुलिस संबंध तामीला करा सकती है, पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है, लेकिन विचारण पुलिस नहीं कर सकती है। विचारण कोर्ट का काम है, न्यायालय विचारण कर सकती है। 24 नंबर प्रश्न है, पीड़ित से अभिप्रेत है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। पीड़ित व्यक्ति जिसे कोई हानि या क्षति हुई हो, उस व्यक्ति के अभिभावक या संरक्षक जिसे कोई हानि क्षति हुई हो, उस व्यक्ति का विधिक वारिस जिसे कोई हानि या क्षति हुई हो, विधिक वारिस या उत्तराधिकारी बोल सकते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। फर्स्ट है ऑप्शन, जमानत पत्र बेल बॉन्ड से प्रतिभूति के साथ रिहाई का वचन होता है, सही बात है। दूसरा है बंध पत्र, बॉन्ड से प्रतिभूति के बिना की रिहाई का वचन होता है। तो दोनों सही है। कह रहे कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, दोनों सही है, उपयुक्त दोनों सही है होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही है, पूछा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, पुलिसकर्मी से अपेक्षित है कि वह किसी भी सोशल मीडिया पर अपने सरकारी हथियार का प्रदर्शन ना करे। ये अपेक्षित है, प्रदर्शन ना करे, किसी भी सोशल मीडिया पर अपने सरकारी हथियार का प्रदर्शन ना करे, एकदम सही बात है। दूसरा, वर्दी में नाच गान से संबंधित वीडियो अपलोड करें, जी नहीं, ये भी नहीं करना है। कोई भी विभागीय शिकायत होने पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायत प्रकाशित करना, ये भी नहीं करना है। अपेक्षित अपनी शिकायत को मीडिया के सामने रखना, ये भी नहीं करना है, अपनी शिकायत को मीडिया के सामने नहीं रखना है। तो अपेक्षित यानी कि क्या करना है
तो प्रदर्शन जो है हथियार का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे नहीं करना है। सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, हर पुलिस कर्मियों का जनता के प्रति व्यवहार में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जनता से आदरपूर्वक वार्तालाप करना, किसी ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का विधि पूर्वक ही कार्यवाही करना, ड्यूटी पर कभी भी बिना वर्दी के ना रहना। उपयोग सभी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से कथन गलत हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, कौन से कथन गलत हैं। प्रथम, हर पुलिसकर्मी को अपने बड़े पदाधिकारी को सैल्यूट करना, एकदम सही, करना चाहिए। दूसरा है, अवकाश या छुट्टी के समय बड़े पदाधिकारी का सैल्यूट नहीं करना, यही गलत है। छुट्टी या अवकाश के समय भी बड़े पदाधिकारी का हमेशा को सैल्यूट करेंगे, रिगार्ड करेंगे। नेक्स्ट सी नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान होते समय खड़े होकर सावधान रहना, एकदम सही है। चौथा है, राष्ट्र झंडे को सैल्यूट करना, ये भी सही है। तो इसका हो गया, छुट्टी या अवकाश के समय बड़े पदाधिकारी को सैल्यूट नहीं करना, जो कि गलत था। सैल्यूट करना है, रिगार्ड करना है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, किसी भी सिपाही को कोई व्यक्तिगत समस्या होने पर वह पत्र किसे लिखेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षित अवर निरीक्षक। रक्षित अवर निरीक्षक हो गया, सार्जेंट बोल सकते हैं। रिजर्व पुलिस सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट को, जो कि अवकाश शाखा के सार्जेंट होंगे, उनको, या फिर अगर सार्जेंट नहीं है अवकाश शाखा के तो फिर परिचारी प्रवर को, मेजर सर को, या फिर रक्षित डीएसपी सर को। नेक्स्ट प्रश्न है, पब्लिक में वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मियों का उचित व्यवहार। गले में हाथ डालकर किसी के साथ चलना गलत है। ड्यूटी के समय वर्दी को पान गुटखा का सेवन करना, वर्दी में पान गुटखा का सेवन करना, ये भी गलत है। साफ सुथरी वर्दी पहनना, ये सही है। चौथा है, वर्दी में किसी भी आम जनता का रौब दिखाना या धमकी देना, ये गलत है। तो पब्लिक में वर्दी पहने हुए पुलिसकर्मियों का उचित व्यवहार क्या है, साफ और सुथरी वर्दी पहनना, साफ सुथरी वर्दी पहनना। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चयन करें। कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक के संज्ञेय अपराध की सजा वाले जुर्म में गिरफ्तार कर सकता है यदि गिरफ्तारी जरूरी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपराधी के नैतिक, ऑप्शन सी, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराधी की नैतिक सीख देने के लिए क्वेश्चन फिर से देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न, गलत कथन का चयन करें, चुनाव करें। कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक के संज्ञेय अपराध की सजा वाले जुर्म में गिरफ्तार कर सकता है। फर्स्ट देखते हैं, अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए, सही है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध के साक्ष्य के से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए, ये भी सही है। अपराध के उचित जांच के लिए, ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन बी, अपराधी को नैतिक सीख देने के लिए गिरफ्तार जरूरी नहीं है। 32 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। ऐसे अपराध के मामले में पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ऑप्शन ए, 3 साल से कम कारावास की सजा हो। ऑप्शन बी आरोपी विकलांग हो। ऑप्शन सी, आरोपी 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो। ऑप्शन डी, आरोपी पहली बार अपराध किया हो। गिरफ्तारी नहीं की जाएगी जब आरोपी
पहली बार गिरफ्तार किया गया हो, यही गलत है। ऐसे अपराध के मामले में पुलिस उपाधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के किसी भी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जो है कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जिसमें कि कोई आरोपी विकलांग हो या फिर कमज़ोर हो, आरोपी 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो, 3 साल से कम कारावास की सज़ा का हो, लेकिन पहली बार अपराध किया हो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है, थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय कह रहा है कौन सा कथन गलत है, गलत का चुनाव करने। प्रत्येक पुलिस पद अधिकारी गिरफ्तार करते समय अपने नाम की सटीक, दृश्यमान एवं स्पष्ट पहचान रखेगा, एकदम सही है। दूसरा है गिरफ्तारी का एक ज्ञापांक तैयार करेगा, मेमो तैयार करेगा, ये भी सही है। तीसरा है बिना किसी को सूचित किए गिरफ्तार व्यक्ति को थाना ले जाएगा, यही गलत है। एकदम वरीय पदाधिकारी को सूचित करना है। और चौथा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करें कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है, ये भी सही है। तो पूछा था गलत कौन है, तो गलत हो गया ऑप्शन सी, बिना किसी को सूचित किए गिरफ्तार व्यक्ति को थाना ले आना। 34 नंबर प्रश्न है, गलत कथन का चुनाव करें। असाधारण परिस्थिति को छोड़कर किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय से पहले, असाधारण परिस्थितियों में अगर सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी करनी है तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्ण अनुमति प्राप्त करनी है, ये भी सही है। और डी है असाधारण परिस्थिति में अगर सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी करनी है तो पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी है। जी नहीं, ये गलत है, फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी है। ए बी सी सही है लेकिन डी गलत है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, एक पुलिस पदाधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जिससे गिरफ्तार करने के लिए वह अधिकृत है, ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के किसी भी स्थान में पीछा कर सकता है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उसे अपराध की पूरी जानकारी देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है। दूसरा, इस गिरफ्तारी की जानकारी उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त को और जिले के नामित पदाधिकारी को देगा। तीसरा, थाना दैनिकी में प्रविष्टि करवाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति के विषय में किनको सूचना किया गया है। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हाजत नियमों के अनुसार साफ सुथरे हाजत में रखना एवं हाजत पर पहरा रखना, एकदम सही है। दूसरा है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराना, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मेडिकल परीक्षण कराना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है पुलिस के द्वारा जांच किया जा सकता है, अन्वेषण किया जा सकता है, लेकिन विचारण पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें सही ऑप्शन नहीं बना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन A+B, जांच और अन्वेषण पुलिस कर सकती है लेकिन विचारण, ट्रायल जो है कोर्ट करेगी, न्यायालय करेगी, न्यायालय का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, थोड़ा कट गया है, परिवाद लिखा हुआ है, कंप्लेंट। परिवाद के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। परिवाद के बाद इसमें ऑप्शन भी शायद कट गया है। तो परिवाद है क्या? परिवाद है मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या फिर लिखित कथन, इसमें जो है ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपराध किए जाने का आरोप लगाया जाता है, वही परिवाद है।
अगर ऑप्शन रहता तो इसको देख पाते हैं, ऑप्शन नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न भी कटा हुआ है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे बन सकता था कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध का अर्थ नहीं है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध का अर्थ इनमें से क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन डी। जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को धोखे से बेचकर मुनाफा कमा लेता है, तब वह जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो संपत्ति के विरुद्ध जो है अपराध की श्रेणी में कौन कौन आएगा? जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को नष्ट करता है, जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति की उपयोगिता में कमी ला देता है, जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति के भौतिक स्वरूप में नकारात्मक बदलाव ला देता है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, लूट और डकैती से संबंधित गलत कथन को चुनें। गलत कथन को बोला है चुनने के लिए। देखते हैं ऑप्शन ए, लूट के प्रयत्न के लिए अलग से दंड की धारा है, एकदम सही है। बी नंबर ऑप्शन है, डकैती का प्रयत्न भी डकैती ही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, प्रत्येक लूट में डकैती शामिल है। देखिए यही गलत है। ऑप्शन सी, प्रत्येक लूट में डकैती शामिल नहीं है, लेकिन प्रत्येक डकैती में लूट शामिल होता है। तो यही गलत था कि प्रत्येक लूट में डकैती शामिल है, ये गलत है। और डी नंबर ऑप्शन है, जो कोई डकैती करेगा उसे आजीवन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, सही कथन चुनें। ऑप्शन ए है, खुले स्थान से चोरी के लिए दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सही कथन बोला गया है ना, हाँ तो यही सही है। खुले स्थान पर चोरी के लिए दंड 3 वर्ष तक का ही मिलता है, 3 वर्ष का कारावास जुर्माना से, तो ये सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बी ऑप्शन है, निवास गृह आदि से चोरी करने के लिए दंड 10 वर्ष तक का। नहीं, निवास गृह से चोरी के लिए दंड क्या है? 7 वर्ष। यहाँ 10 वर्ष लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। सी नंबर ऑप्शन है, 10,000 रुपया से कम मूल्य की चोरी पहली बार किया जाता है तो चोरी की संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा का दंड है। नहीं, ये भी गलत है। 5,000 रुपया से कम की चोरी करता है और वापस करता है, तब उसको जो है सिर्फ सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है डी नंबर ऑप्शन, 1,000 रुपया से कम की चोरी के लिए कोई सजा नहीं है, सिर्फ समझौता है। जी नहीं, समझौता नहीं है। 5,000 से कम की कोई भी रकम चोरी होती है तो उसके लिए नॉर्मली सामुदायिक दंड का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, मौखिक साक्ष्य के संदर्भ में क्या सही है? मौखिक साक्ष्य के संबंध में क्या सही है, देखते हैं। प्रथम प्रश्न ऑप्शन है, न्यायालय के समक्ष सौदेह उपस्थित होकर लिखकर या बोलकर घटना के संबंध में जानकारी देना मौखिक साक्ष्य कहलाता है, एकदम सही है। लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है। दूसरा है ऑप्शन, प्रत्यक्ष साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में साबित करना, ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय न्यायालय में साक्ष्य देने का यह सबसे कम प्रचलित विधि है, ये भी सही है। मौखिक साक्ष्य जो है सबसे कम प्रचलित विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, देखते हैं ऑप्शन, दस्तावेज से संबंधित तथ्य। नेक्स्ट बी है, गवाहों की गवाही, हाँ ये सही है। मौखिक साक्ष्य से गवाहों की गवाही जो है किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया तथ्य, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, यानी कि बी एवं सी दोनों। गवाहों की गवाही भी मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया गया तथ्य भी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, मौखिक साक्ष्य सभी मामलों में प्रत्यक्ष होगा,
यदि वह निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देख लेते हैं। कोई तथ्य जो देखा जा सकता है वह उस साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने देखा था। दूसरा है कोई तथ्य जो सुना जा सकता है तो वह उस साक्षी का साक्ष्य होना चाहिए जो कहता है कि उसने सुना था। तीसरा है किसी राय या आधारों के संबंध में जिन पर वह राय रखी गई है वह उस व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए जो उन आधारों पर वह राय रखता है। तो उपयुक्त सभी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA कब से लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पर लागू हो गया। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, दंड का प्रावधान किस कानून में है। तो इसका सही उत्तर है दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता में है, BNS में है वर्तमान में। पूर्व में भारतीय दंड संहिता में था, IPC में। वर्तमान में BNS में है। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, गलत कथन चुने। देखते हैं। प्रथम है भारतीय न्याय संहिता मूल कानून है, सही है, ऑप्शन बी है। भारतीय वर्तमान में जो है भारतीय न्याय संहिता मूल कानून है, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रक्रियात्मक कानून है जो कि भारतीय न्याय संहिता की प्रक्रिया को बताता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम राज्य का कानून है। देखिए ये राज्य का कानून नहीं है बल्कि केंद्रीय कानून है, यही गलत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA जो है केंद्रीय कानून है। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, मौखिक साक्षी कौन हो सकता है। मौखिक साक्षी कौन हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए है पीड़ित का रिश्तेदार हो सकता है, स्वतंत्र गवाह ये भी हो सकता है। ऑप्शन सी है छापेमारी दल में शामिल पुलिसकर्मी, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी मौखिक साक्षी हो सकता है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। आपराधिक अभित्रास के लिए दंड, फर्स्ट ऑप्शन है आपराधिक धमकी देने पर 2 वर्ष तक का कैद एवं जुर्माना, एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, यदि ऐसी धमकी मृत्यु करने या चोट पहुंचाने या आग लगाकर धन का नाश कर देने का हो तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। नाश करना या फिर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का धमकी देता है तब 7 वर्ष की सजा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर, ऐसी धमकी जो किसी स्त्री पर लांछन लगाने का कार्य करता हो उसे 10 वर्ष तक का कारावास। जी नहीं, इसमें 7 साल का कारावास है, 7 साल का इसमें भी। और धमकी देने पर, चोट पहुंचाने पर या फिर नाश करने पर, सृष्टि करने पर या मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की धमकी देता है तब उसमें 7 साल का ही है। और किसी स्त्री पे लांछन भी लगाया जाता है तो उस कंडीशन में ही 7 साल ही है। चलिए समाप्त हो गया। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।